बैक टू द डेली हिंदू एनालिसिस। आज का जितना भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल द हिंदू में पब्लिश हुआ है वो सबको हम लोग डिटेल्स में एनालाइज करेंगे और देखेंगे कौन कौन सा हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहला जो आर्टिकल है वो इन्फ्लेशन के बारे में दिया हुआ है कि इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ा है सिंस अप्रैल से 7.41% जो है वो बढ़ चुका है। अगर अप्रैल से अभी का हम लोग बात करें तो हम लोग को पता है कि इन्फ्लेशन जो है हमारे जीएस पेपर नंबर 3 के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसमें जो है इन्फ्लेशन से रिलेटेड मतलब इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी चीज़ होता है वो जीएस पेपर 3 के अंडर में आता है तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब अप्रैल से जो है इसका इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ा हुआ है, इसी के बारे में ये पूरे आर्टिकल्स में बताया जा रहा है। अब हर महीने का जो होता है नेक्स्ट मंथ में रिलीज होता है। जैसे ये जो है वो अक्टूबर का रिलीज हुआ है सितंबर में, ठीक है, और सितंबर का जो है वो फर्दर रिलीज होगा आपको नवंबर में। तो इस टाइप से जो है हर महीने का नेक्स्ट मंथ जो है नेक्स्ट मंथ जो है इन्फ्लेशन रेट आता है कि कितना जो है हर महीने बढ़ा है। यहाँ पर जो है वो चार्ट भी प्रोवाइड किया गया है कि किस तरीके से बढ़ा है। जनवरी में जो था वो कम था, जुलाई में हल्का बढ़ा था, फिर जनवरी में कम था, 2022 जनवरी में कम था, फिर अचानक से देखने को मिला कि बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया, फिर कम होने को था और फिर अचानक से जो था वो सितंबर में बढ़ गया, ये देखने को मिला हम लोग को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो है इन्फ्लेशन वो इंक्रीज हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा चिंता की बात हो जाती है आरबीआई के लिए, क्योंकि आरबीआई का जो होता है एक टारगेट होता है जिसके ऊपर की नहीं जाना चाहिए कभी भी इन्फ्लेशन का रेट। तो आरबीआई का जो टारगेट होता है वो क्या होता है, तो वो हम लोग पहले समझते हैं कि आरबीआई का टारगेट क्या होता है। तो आरबीआई का टारगेट होता है 4+-2। इसका मतलब ये हुआ कि या तो अगर इन्फ्लेशन कमता है तो 2% होना चाहिए और अगर बढ़ता है तो 2+4 होना चाहिए, मतलब कि 6 होना चाहिए। 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन हम लोग अभी देख रहे हैं कि यहाँ पे देखने को मिला है कि सितंबर में 7.41% जो है वो इन्फ्लेशन देखने को मिला है। तो ये जो है महंगाई बढ़ गया है, तो ये एक चिंता की बात हो जाती है किसके लिए, आरबीआई के लिए। अब यहाँ पे जो है रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में बताया जा रहा है कि रिटेल इन्फ्लेशन बढ़ा है। सबसे पहले समझते हैं इन्फ्लेशन क्या होता है। तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कि अगर किसी भी गुड्स और सर्विसेज का प्राइस अगर बढ़ता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का हिंदी में समझे तो वो महंगाई हो गया। महंगाई को हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं इंग्लिश में। जब भी किसी प्राइस जो भी चीज़ हम लोग यूज करते हैं उसमें अगर हम लोग बढ़ोतरी देखते हैं तो हम लोग कहते हैं कि महंगाई बढ़ गया है, ठीक है। अब है कि रिटेल इन्फ्लेशन क्या होगा। तो रिटेल इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि जो भी चीज़ हम लोग डेली यूज करते हैं, डेली जो भी चीज़ यूज करते हैं, जैसे साबुन हो गया, मेडिसिन हो गया, या फिर जो भी हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, वैसा जो भी चीज़ होता है जिसमें महंगाई बढ़ता है तो उसको हम लोग रिटेल इन्फ्लेशन में ऐड करते हैं। रिटेल इन्फ्लेशन के अंडर में वो चीज़ आता है। जैसे साबुन का अगर दाम बढ़ता है तो उसको हम लोग रिटेल इन्फ्लेशन के अंडर में लेंगे, ठीक है। अब क्या क्या रीजन्स होता है इन्फ्लेशन बढ़ने का, तो 2 रीजन्स होता है। पहला रीजन है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन में आपको क्या हो जाएगा कि डिमांड जो होता है, डिमांड इसमें बढ़ जाता है और सप्लाई जो है वो कम जाता है, ठीक है। जब डिमांड बढ़ता है और सप्लाई जो है कम रहता है तो जिसके कारण प्राइस को बढ़ाना पड़ता है। तो ऐसा जब भी महंगाई इस टाइप से बढ़ता है तो उसको हम लोग डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। उसके बाद सेकंड होता है कि जब प्रोडक्शन जो होता है, प्रोडक्शन का प्राइस बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे कोई भी पेन अगर बना रहे हैं तो पेन को बनाने में जो प्रोडक्शन लगता है, जो प्रोसेस होता है, उसमें उसका प्राइस अगर बढ़ गया तो फिर उसका फिनिश गुड का प्राइस भी बढ़ जाता है। तो जिससे क्या होता है कि महंगाई जो होता है पार्टिकुलर उस पेन का बढ़ जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन हम लोग उसको कहते हैं। तो ये 2 कारण होता है जिसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ता है। अब दिमाग में आता है कि इन्फ्लेशन जो है हर महीने आता है तो उसको मेजर कैसे किया जाता है। तो उसको मेजर करने के लिए दो चीज़ हम लोग को पढ़ना होता है। क्या क्या होता है, तो पहला होता है सीपीआई, ठीक है। सीपीआई हो गया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। दूसरा होता है डब्ल्यूपीआई होल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है इसमें डेली यूज का जो भी सामान होता है जिसमें प्राइस का इंक्रीमेंट देखने को मिलता है उसको हम लोग लाते हैं, वो इसके अंडर में आता है। जैसे कि हम लोग रिटेल इन्फ्लेशन पढ़ रहे हैं तो वो सीपीआई के अंडर में आ गया, क्योंकि ये डेली यूज किया जाने वाला आइटम है जिसमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है।
अब जो है इसको कौन इसको कौन रिलीज करता है सीपीआई को, तो इसको रिलीज करता है नेशनल स्टैटिकल ऑफिस, ठीक है। इंपॉर्टेंट हो जाता है कौन रिलीज करता है, तो नेशनल स्टैटिकल ऑफिस। उसके बाद अगर हम लोग WPI के बारे में बात करें, तो WPI के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है वोल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। और जो है इसमें क्या होता है कि पूरा बल्क में जो है वो सामान लिया जाता है, ठीक है। होलसेल प्राइस इंडेक्स में क्या होता है, पूरा बल्क में सामान लिया जाता है, एक ही बार में बहुत सारा सामान लिया जाता है। तो ये जो होता है इसको जो है रिलीज किया जाता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक के द्वारा पब्लिश किया जाता है, जो कि अंडर आता है किसके, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आता है। तो दो हम लोग देखें कि इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए दो चीज़ होता है, CPI होता है, WPI होता है। तो ये सब जो था बेसिक चीज़ था जो कि हम लोग को पता होना चाहिए इन्फ्लेशन के बारे में, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट है कि तमिलनाडु जो है इंडिया का पहला सिलेंडर लॉरेंस सेंचुरी जो है उसको नोटिफाई किया है। कब किया है, वेडनेसडे को नोटिफाई किया है। तो ये जो सेंचुरी है ये पूरा जो है वो बेस्ड है ये पूरा जो है एक जानवर पे बेस्ड है, जिसका कि फ़ोटो यहाँ पे दिख रहा है। सिलेंडर लॉरेंस है जो कि रात में जागता है, इसका आँख भी हम लोग देख सकते हैं कि कैसा है, तो इससे पता चलता है मतलब कि ये रात में जागता है इस टाइप से। तो इसका नाम क्या है, सिलेंडर लॉरेंस। तो सिलेंडर लॉरेंस जो है वो तमिलनाडु में बहुत पाया जाता है। तो 1 साल पहले ही इस पर बात हुआ था कि एक सेंचुरी बना देना चाहिए इस चीज़ के लिए। तो फाइनली जो है वो सेंचुरी को रिलीज कर दिया गया है, बना दिया गया है, किसके द्वारा, तमिलनाडु के द्वारा। और इंडिया में ये पहली बार हो रहा है, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब ये जो सिलेंडर लॉरेंस सेंचुरी है ये पूरा एरिया जो है कवर कर रहा है, वो कितना है, 11,806 हेक्टेयर जो है उसको कवर कर रहा है। तमिलनाडु में 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कारूर और दिंडीगुल, ठीक है। ये दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में जो है इसको बनाया गया है, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में जो है इसको बनाया गया है। उसके बाद सिलेंडर लॉरेंस जो होता है उसके बारे में हम लोग को पता होना चाहिए थोड़ा सा। तो ये एक स्मॉल नॉक्चर मैमल्स होता है जो कि पूरा जो अपना समय है वो ट्री पे ही बैठ करके बिताता है, पूरा अपना जो दिन है रात है वो हमेशा वो पेड़ पे ही रहता है, ठीक है। ये जो है इंडिया और श्रीलंका में पाया जाता है और कीड़े मकोड़े को खाता है, ठीक है। इसके हैबिटेट का अगर हम लोग बात करें तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। और अगर हम लोग इसके टाइप का बात करें तो 2 तरह का ये होता है मोस्टली, एक होता है रेड और एक होता है ग्रे, ठीक है। रेड सिलेंडर लॉरेंस और ग्रे सिलेंडर लॉरेंस। उसके बाद जो है अगर हम लोग इसके थ्रेड का बात करें तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है इसके लिए, क्योंकि इसको बहुत खतरा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इसमें जो है कुछ ऐसा पदार्थ पाया जाता है, ऐसा चीज़ पाया जाता है जो हमारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा सही होता है। तो इसके कारण क्या होता है कि इसको इलीगली बेचा जाता है, पाला जाता है, मारा जाता है, ताकि जो इसको मार करके इसमें से कुछ जो है सामान निकाला जाए जिससे कि मेडिसिन बन सके, जो कि सिर्फ इसी में पाया जाता है। तो इसके लिए जो है ये थोड़ा डेंजर में है। अब इसके IUCN स्टेटस की बात करें जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। IUCN स्टेटस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसका जो IUCN स्टेटस है वो क्या है, तो इसका IUCN स्टेटस जो है वो इंडेंजर्ड है। उसके बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें तो उसमें ये शेड्यूल 1 में आता है, और साइट्स की बात करें तो अपेंडिक्स 2 में आता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, और जो बेसिक हम लोग को पता होना चाहिए था वो भी हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या है इम्पॉर्टेंट। तो अभी जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जो है कुछ स्टेटमेंट्स आया है जिसमें कि उन्होंने बोला है कि IT एक्ट के अंडर में जो 66A सेक्शन आता है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ऐसा उन्होंने 7 साल पहले बताया था, लेकिन फिर भी अभी भी इसको यूज किया जा रहा है बहुत सारे जगहों पे, जिसका मतलब है कि ऑर्डर का वायलेशन हो रहा है। ऑर्डर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि इस सेक्शन का यूज नहीं किया जाएगा क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फिर भी लोग जो हैं इसका यूज कर रहे हैं और इसके तहत जो है अरेस्ट किया जा रहा है बहुत सारे लोगों को। अब जो है बताया जा रहा है कि इसका यूज़ जो है अभी भी किया जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट को एक चिंता है क्योंकि ये मना की है तब भी। तो इसी के रिगार्डिंग जो है अभी स्टेटमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि बहुत सारे स्टेट्स और पुलिस को बोला गया है कि इसको स्टॉप किया जाए, इसका यूज़ जो है उसको बंद किया जाए। उसके बाद जो है रिसेंटली हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारा ऐसा केस आया है जिसमें कि देखने को मिला है कि ये जो एक्ट है 66A सेक्शन है, इसके तहत अरेस्ट किया गया है बहुत सारे लोगों को।
अब जो है हमारे दिमाग में ये आएगा कि ये जो एक्ट है, सेक्शन एक्ट जो है आईटी का 66A सेक्शन, वो एग्जैक्टली होता क्या है। तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि ये जो 66A सेक्शन है, इसके अंडर में मतलब इसका एग्जैक्टली मीनिंग ये है कि अगर कोई भी पर्सन किसी को मैसेज करता है, ठीक है, व्हाट्सएप हो या फेसबुक हो या कोई भी पार्टिकुलर नेटवर्क का यूज करके अगर मैसेज करता है और उस मैसेज में कुछ भी ऑफेंसिव होता है, ठीक है, कुछ भी ऑफेंसिव होता है जो कि नहीं भेजना चाहिए, ठीक है, जो कि हमारे देश के अगेंस्ट में हो, या कुछ भी ऐसा गलत सलत मैसेज अगर करता है तो उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। वो अरेस्ट किया जाता है सेक्शन 66A के तहत, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, और जिसमें कि 3 साल का सज़ा भी हो सकता है और साथ साथ जुर्माना मतलब फ़ाइन भी लगेगा। तो ये जो था, ये पूरा 66A जो था वो सेक्शन था। तो इसको जो है 7 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ख़त्म कर दी थी, और सुप्रीम कोर्ट इसको इसीलिए ख़त्म कर दी थी कि एक जो है ये राइट लोगों का छीन रहा था कि अब वो अपने मन से एक मैसेज भी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो है इसमें सिर्फ ये नहीं है कि कोई भी अगर देश के खिलाफ वाले मतलब कुछ बोलता है तो उसको अरेस्ट किया जाएगा, इसमें और भी बहुत सारा ऐसा वर्ड्स आता है जो कि मतलब कि नॉर्मल है, लोग अगर थोड़ा सा मजाक में भी बोल रहे हैं तो उसको अरेस्ट कर लिया गया। तो इसीलिए जो है सुप्रीम कोर्ट इसको जो है वो प्रॉपरली जो है ख़त्म ही कर दी। तो 7 साल पहले ख़त्म कर दी थी, लेकिन फिर भी अभी भी देखने को मिल रहा है कि बहुत सारा ऐसा केसेस है, क्राइम है, जिसमें कि सेक्शन 66A को ले लिया जा रहा है और उसके तहत लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, सज़ा दिया जा रहा है। तो इसी को लेकर के अभी कंसर्न दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट आया है कि इसको बंद करना होगा। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं जो इम्पोर्टेंट होगा हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। तो नेक्स्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट है, इसमें इंडिया और यूके के बारे में दे रहा है। इंडिया यूके जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने वाला था, बट क्या हुआ कि यूके जो है वो उसको कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह आ गया। वो अपना जो है वो कंसर्न दिखाते हुए बोला कि अभी जो है ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो नहीं हो पाएगा, अभी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आशा है कि जल्दी ही जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वापस से दोनों देशों के बीच में साइन होगा, और देखने को मिलेगा कि दिवाली से पहले या फिर दिवाली के जस्ट बाद ही जो है ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूके और इंडिया के बीच में देखने को मिलेगा। कुछ ऑफिसर्स जो है उन्होंने कंफर्म किया है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र सिंह मोदी जी जो है वो प्लान कर रहे हैं कि नवंबर में वो विजिट करेंगे यूके को और बहुत सारा डिस्कशन करेंगे, ठीक है, ट्रेड वगैरह के बारे में, और जो भी एरियाज वगैरह का एग्रीमेंट है वो सब का डिस्कशन वो करेंगे जा कर के नवंबर में। तो ये सब जो है वो बताया गया है इस पूरे आर्टिकल में। आने वाले दिनों में अभी बहुत सारा इसके बारे में पढ़ने को मिलेगा, तो हम लोग इसको अभी डिटेल्स में ना ही कवर करें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आगे भी ये आर्टिकल आएगा तो हम लोग अच्छे से उसको देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। आफ्टर इंस्पेक्शन गवर्नमेंट स्टॉप्स मैदान फार्मा यूनिट फ्रॉम मेकिंग ड्रग्स। तो ये क्या है, तो ये जो है वो पूरा स्टोरी जो है उसको हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं। ये गैम्बिया के बारे में बताया जा रहा है। गैम्बिया जो है वो एक अफ्रीकन कंट्री है जहाँ पर इंडिया जो है वो दवा एक्सपोर्ट करती है। ऐसे तो बहुत सारे अफ्रीकन कंट्री में इंडिया जो है वो दवा एक्सपोर्ट करती है, लेकिन अभी न्यूज़ में गैम्बिया है जहाँ पे दवा एक्सपोर्ट करने की बात हो रही है। एक जो है वो कंपनी है जिसका नाम है आपको मेड इन फार्मा यूनिट, ठीक है, मेड इन फार्मा यूनिट नाम है, जो कि हरियाणा का कंपनी है। तो वो एक कप सिरप बनाता है और उस कप सिरप को जो है वो एक्सपोर्ट कर देता है गैम्बिया में, ठीक है। जब गैम्बिया में इसको एक्सपोर्ट करता है तो वहाँ पे क्या होता है कि ये जो कप सिरप होता है वो बच्चों के लिए होता है, और जब ये बच्चों को दिया जाता है वहाँ पे तो 60 से ज़्यादा बच्चे जो होते हैं उनकी डेथ हो जाती है इस मेडिसिन को लेने की वजह से। तो जिसके कारण जो होता है वहाँ पर ये सिरप को लेकर के बहुत ज़्यादा आवाज़ लोग उठाने लगते हैं, और ये बात जो है वो WHO को पता चल जाता है। WHO जो है वो एक्टिव होता है और इंडिया को जो है ये सारी बातें बताता है। अब जो है वो यूनिट पे तो उतना सवाल नहीं, लेकिन ये डायरेक्ट इंडिया पे आवाज़ उठ गया कि इंडिया से एक्सपोर्ट हुआ था, तो इंडिया के कारण जो है वो डेथ हुआ। तो ये जो है इंडिया की इमेज के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो ये पूरे आर्टिकल में उसी के बारे में दिया गया है। तो इसके बाद जो है वो क्या किया गया, तो इंडिया जो है इसको ये जो आपका मेड इन फार्मा है उसको पूरी तरीके से बंद करवा दिए कि ये सिरप जो है वो नहीं बनना चाहिए किसी भी हाल में। उसके बाद पूरा इंस्पेक्शंस किया गया है, उसी के रिगार्डिंग इसमें बताया जा रहा है कि इंस्पेक्शन किया गया कि क्या है इसमें एग्जैक्टली, जिससे कि ये सिरप पी करके बच्चे जो हैं वो मर जा रहे हैं। तो क्या इसमें जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब मतलब एक चीज़ पाया जाता है जो कि
बहुत ही ज़्यादा हेल्थ के लिए ख़राब है, जिसको बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकोन। ठीक है, एथिलीन ग्लाइकोन जो है इसमें पाया जाता है, जिसका लिमिट जो है वो बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण जो है बच्चे लोग का किडनी फेल हो जाता है और डेथ हो जाता है। तो ये सब जो है वो प्रॉब्लम्स देखने को मिला है इस मेडिसिन में, पर्टिकुलर मेडिसिन में। तो इसको जो है वो बंद करवा दिया गया है हरियाणा में कि ये जो मेडिसिन है अब नहीं बनेगा। तो ये पार्टिकुलर न्यूज़ जो था हम लोग को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अ डे टू एक्सप्लोर बियर नेसेसिटी। तो ये जो है वो बियर के बारे में दिया हुआ है, क्या है एग्जैक्टली, तो इसको हम लोग समझते हैं। तो अभी जो है वो पहली बार वर्ल्ड स्लॉट बियर डे सेलिब्रेट किया गया है वेडनेसडे को, ताकि जो है वो अवेयरनेस को फैलाया जा सके लोगों में और स्लॉथ डियर जो है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा सके। ये हमारे लिए जीएस पेपर 3 के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बियर स्पेसीज बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो है इसको पहली बार सेलिब्रेट किया जा रहा है, वर्ल्ड स्लोथ बियर डे वेडनेसडे को सेलिब्रेट किया गया, हमें याद रखना होगा। उसके बाद ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये मोस्टली जो है वो श्रीलंका, भूटान, इंडिया में पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर हम लोग बात करें तो इंडिया में पाया जाता है। हम लोग फ़ोटो देख सकते हैं, ब्लैक कलर का है स्लोथ बियर। ठीक है, उसके बाद स्मॉल पॉपुलेशन नेपाल और श्रीलंका में पाया जाता है और इंडिया में जो है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ये भी हम लोगों ने देख लिया। अब ये जो बियर है थोड़ा अलग होता है। ठीक है, अलग होता है का मतलब हो गया कि ये जो है क्या खाता है, कीड़े मकोड़े खाता है। ठीक है, यहाँ पे IUCN स्टेटस भी दिया हुआ है कि IUCN स्टेटस के द्वारा अगर हम बात करें तो ये वल्नरेबल है। और उसके बाद ये रेड लिस्ट में आता है। ठीक है, उसके बाद रेड लिस्ट में आता है और साइट्स की बात करें तो अपेंडिक्स 1 में आता है। और अगर हम लोग इसका बात करें, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का बात करें तो शेड्यूल 1 में आता है। ठीक है, तो उसके बाद 90% जिसका पॉपुलेशन है वो इंडिया में पाया जाता है। और अभी जो ये ऑब्जर्व करवाया गया है वर्ल्ड स्लोथ बियर डे, उसको किसके द्वारा प्रपोज्ड किया गया था, तो वाइल्ड लाइफ SOS इंडिया जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ही ये चीज़ को लाया ताकि जो स्पेसीज है उसको थोड़ा प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा सके, लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाया जा सके कि ये बहुत कम है अब। तो ये सब के लिए जो है सब अच्छे तरीके से प्रोटेक्शन हो, जितना भी मतलब जू वगैरह है वो सब में ये प्रोटेक्शन अवेयरनेस के लिए इस चीज़ को सेलिब्रेट किया गया, इस दिन को मनाया गया। तो जितना भी इम्पोर्टेंट था हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। पुतिन सेज रसिया कैन प्रोवाइड गैस विया नॉर्ड स्ट्रीम 2। तो पुतिन जो हैं उन्होंने बोला है कि रसिया जो है वो प्रोवाइड कर सकता है गैस यूज करके नॉर्ड स्ट्रीम 2 को। रिसेंटली न्यूज़ में हम लोगों ने देखा था कि नॉर्ड स्ट्रीम 1 से नॉर्ड स्ट्रीम 1 जो है एक तरह का पाइप ही है, जैसे 2 तरह का पाइप है रशिया के पास, नॉर्ड स्ट्रीम 1, नॉर्ड स्ट्रीम 2। तो नॉर्ड स्ट्रीम 1 का यूज किया था रशिया और उससे तेल पहुंचाने का काम करता था। ठीक है, यूरोपियन यूनियन में नेचुरल गैस हम लोग को पता है कि रशिया प्रोवाइड करता है। तो ये जो था लीक कर गया था, ये पाइप में छेद हो गया था और जब छेद हो गया तो उसमें से बहुत सारा मीथेन गैस जो था वो निकला था। और मीथेन गैस जो होता है बहुत हार्मफुल होता है, समुद्र के पास चला गया था मीथेन गैस और हम लोगों ने देखा था कि बहुत ज़्यादा समुद्र जो है वो उबलने लगा था ऊपर की तरफ से। तो ये बहुत ज़्यादा ये हो जाता है। तो इसी के रिगार्डिंग ये पूरा न्यूज़ है कि अभी जो है पुतिन जी ने बोला है कि ये जो पाइपलाइन है उसको रिपेयर करवा दिया गया है और अब जो है वो सप्लाई होना स्टार्ट हो गया है और सप्लाई जो है अब स्टार्ट कर दिया जाएगा जितने भी यूरोपियन यूनियन में हैं। अगर वो लोग को चाहिए तो वो लोग जो हैं वो इसके थ्रू तेल ले सकते हैं, नहीं चाहिए तो नहीं भी ले सकते हैं, ऐसा भी उन्होंने कहा है कि अब जो है कोई भी प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलेगा। अब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था तो देखने को मिला था कि तेल वेल का जो व्यापार है थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया था, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। बट अब जो है वो फाइनली जो सप्लाई है उसको रशिया बोला कि अब सप्लाई कर सकते हैं, ऐसा स्टेटमेंट जो है उसकी तरफ से आया है। तो ये जो था वो पूरा इस आर्टिकल में पूरा दिया हुआ था कि क्या पुतिन ने बोला ये सब चीज़ के रिगार्डिंग, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो आज के जितना भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल था वो हम लोगों ने कवर अप कर लिया। आशा है मुझे आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।